हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पहले मंकी पॉक्स फैलने की खबरें आई और बहुत सारे केसेस सामने आए, नासिर खैरपुर, कराची तक के केसेस आए और अब HIV की बातें की जा रही हैं और HIV के नंबर्स में इजाफा मुसलसल होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में जनवरी 2025 से मार्च 2026 के दौरान अगर बात की जाए तो 618 HIV के केसेस सामने आए हैं और HIV हो या फिर मंकी पॉक्स, दोनों मोहलिक बीमारियों के फैलाव में एक ख़तरनाक मुमासलत सामने आई है और वो ये कि गैर महफूज तिब्बी तरीका इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट के जो मशीनरी है उसको साफ़ नहीं किया गया, हाइजीन तरीके से ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैली। अब सरकारी अस्पतालों में जो सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बड़ी वजह समझी जा रही है कि ये जो HIV वायरस है एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे हो रहे हैं। जी हाँ, चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज इस अहम मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जावेद असगर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया इस बहुत ही अहम मामले पे हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, जब अभी मेरी कोएंकर सादिया ये बात कर रही थी कि सरकारी अस्पतालों में जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए तिब्बी आलात के लिए वो नहीं लिए जाते हैं, वो जस्ट थिंकिंग कि ये तो वो नंबर्स हैं जो कि सामने आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो सामने आते भी नहीं होंगे, वल्लाह आलम रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे। क्या हम एक बहुत बड़े टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं व्हेन इट कम्स टू HIV मंकी पॉक्स और वो आहिस्ता आहिस्ता टिक टिक करता जा रहा है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू ब्लास्ट? बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम आपने प्रोग्राम में बुलाने का, और ये वाकई आज का एक अहम मौजू है। जो इस्लामाबाद के 618 केस तकरीबन पिछले 15 महीने में आए हैं, वो अगर हम उसको महीनों पे डिवाइड करके देखें तो वो कोई एक्सेस केसेस या आउटब्रेक हमें नहीं नज़र आती। वो यहाँ के रूटीन केसेस हैं जो तकरीबन हर महीने इतने रिपोर्ट होते हैं, वो एक अलग है। लेकिन हमारे सामने इस वक्त तोसा शरीफ पंजाब के जी, अंदर, उससे पहले खैरपुर में आपको मंकी मंकी पॉक्स पॉक्स के और केसेस इस तरह के बहुत सारे केसेस पिछले 5-7 सालों में हमें मिले हैं। इन सारों को का फैलने का तरीका एक ही है, वो यही है कि अस्पतालों में जिसे हम कहते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, यानी कि एक मरीज की बीमारी जी। दूसरे को आसानी से लग जाती है। और इसमें मैं थोड़ा सा फर्क ये कर दूं कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहां तो हालात खराब हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप बहुत डिस्पेंसरीज, ज्यादा पैसा। क्लिनिक्स। जी जी। तो सब जगह एक जैसे बुरे हालात है, और मैं एग्री करता हूं आपसे कि हम एक बहुत बड़े टाइम बम पे बैठे हुए हैं, और हम अब जिधर भी टटोलेंगे वहां हमें ऐसी ही सूरत हाल नजर आएगी। राइट डॉक्टर साहब, देखिए ये बहुत अफसोस होता है, हम पाकिस्तान में पोलियो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, और फिर हम ये बोलते हैं कि जी ये पोलियो वायरस जो है ये हमारे जो पानी की लाइनें हैं उनमें सूज की लाइनें मिक्स हो जाती हैं, पोलियो वायरस वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, बच्चों तक मुंतकिल होता है। फिर हम कहते हैं कि जी वालिदैन पोलियो वायरस की जो है ड्रॉप्स हैं बच्चों को नहीं पिलाना चाह रहे। एक ऐसी चीज़ है, दुनिया इन सारे मराहिल से निकल कर आगे पहुंच चुकी है। ये बहुत बेसिक चीज़ है ना कि आप प्रैक्टिस में क्यों प्रिकॉशंस नहीं ले पा रहे, जो भी मेडिकेशन की प्रैक्टिसेस हैं। तो वही बात आती है बार बार कि मसले का जो हल है वो आपकी प्रैक्टिस में और सिस्टम ठीक करने में है। तो हम इस सिस्टम को ठीक करना चाह नहीं रहे या हम कर नहीं पा रहे, हमारी सलाहियत नहीं है। नहीं, हम हमारी सलाहियत बिल्कुल है, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स या पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में की पोजीशंस पे काम करते हैं। तो आपको पता है हमारी डॉक्टर सानिया निश्तर इस जी वक्त एक बिल्कुल। गावी जो पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन का एक सबसे बड़ा इदारा है उसको हेड कर रही हैं। तो टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और कैपेसिटी भी मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम के अंदर जो डिसीजन मेकर्स या पावर जिन लोगों के पास आ जाती है, हेल्थ सिस्टम में भी उनका हेल्थ का बैकग्राउंड नहीं होता। और जिस तरह पोलियो का आपने एग्जांपल दी, आखिर क्या वजह है कि हम पोलियो नहीं खत्म कर सक रहे और 20 साल से हम एक उसी चक्कर में घूम रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आपके पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं या जी। हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये ड्राइव नहीं कर रहे हैं। आपको आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाले लोग इसको मैनेज करते हैं। तो वो जिसका काम उसी को साझे वाली बात है कि ओके। जिन लोगों का ये शोबा है उनको ये मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं हमारे मुल्क में ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस है वो क्यों नहीं हो रही, और क्यों एक हॉस्पिटल आप जाते हैं कि बीमारी का इलाज करवाने और दूसरी बीमारी लेके आ जाते हैं? उसकी वजह दूसरी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ प्रिवेंटिव केयर पे, जिसे हम कहते हैं कि बीमारी होने से पहले के जो बचाव के तरीके हैं,
उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जब बीमार हो जाने के बाद तो अस्पताल मौजूद है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है, लेकिन बीमारी से बचाव के लिए गवर्नमेंट की अपनी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब कि बहुत कम है। डॉक्टर साहब, आप एक तो प्राइमरी केयर की बात कर रहे हैं और अब हमारी मालूमात में इजाफा कीजिएगा, ये जो इक्विपमेंट की स्टरलाइजेशन है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये एक डॉक्टर से ज़्यादा एक पैरामेडिक पे इसकी जिम्मेदारी आती है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि नेग्लिजेंस वहाँ पे है, उस तरफ है, निचली सतह पे है कि वो लोग ये काम सही नहीं कर रहे, इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं? और अगर तो ऐसा है तो फिर क्या किया जाए? सख्ती की जाए? इससे निपटने का तरीका क्या है? देखिए, डॉक्टर की जिम्मेदारी फाइनल है, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, उस क्लिनिक का हेड होता है, जो भी डॉक्टर साहब हो, जो सर्जन है बेशक, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि इंश्योर करें वो कि उनका ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारे प्रोसीजर्स प्रॉपरली हो रहे हो, उनका इक्विपमेंट जो है स्टरलाइज प्रॉपरली हो। जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेदारी है वो आपके डॉक्टर साहब पे ही आती है। अब ये है कि क्यों नहीं लोग करते, एक तो वजह ये है कि इसकी आगाही नहीं है, लोग इसको बड़ा माइनर लेते हैं। और जिस तरह मसलन लोग ये बाज दफा ये करते हैं कि सिर्फ आगे से नीडल बदल देते हैं, पीछे इंजेक्शन वही होता है। उनको ये नहीं पता, या किसी ने उन्हें बताया नहीं है कि जब आप ब्लड ड्रॉ करते हैं, हल्का सा भी उसमें थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, तो वो माइक्रो जो ब्लड के हिस्से हैं वो आपकी सिरिंज में आ जाते हैं और अगले मरीज को लग जाते हैं, जो खासतौर पे प्रोबेबली तोसा वाले वाकया में ऐसा ही हुआ। तो एक तो अपने स्टाफ को प्रॉपरली एजुकेट करना और उनको इसकी एम्फेसिस देना और इसके साथ अकाउंटेबिलिटी लेके आनी कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपको ये सजा होगी। और वो जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, इस तरह के लैप्सेस होते रहेंगे और हमारे बच्चों की जानें खतरे में रहेगी। राइट, अवेयरनेस का फुकदान, गुर्बत और फ्री केयर, यानी फ्री हेल्थ केयर जो हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है, और हमारे पास जितनी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन है उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा गरीब आवाम उसी का रुख करते हैं। अब ये जो तौसा वाला केस आप बात कर रहे हैं, वहाँ उनके पास सिरिंजेस, वो कहते हैं जी हमारे पास सिरिंजेस नहीं होती। जी हाँ, देखिए बहुत सारे मसाइल हैं और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अभी हम फोकस तो गवर्नमेंट के फ्री हॉस्पिटल पे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे भी इसकी का इत्मीनान बख्श प्रोसेस नहीं है। वहाँ भी इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे को लगने का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है बड़े हॉस्पिटल के प्राइवेट में जो बहुत महंगा है जरा कम हो, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में आप हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं जिनके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस स्ट्रांग है, जहां पे एक मरीज को दूसरी बीमारी से लगने की का खतरा नहीं है। बिल्कुल बाकी आपकी बात सही है कि इतनी ज्यादा आबादी हमारी, गुर्बत है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये है कि वो इन्वेस्ट करे प्रिवेंटिव केयर के ऊपर, यानी कि लोगों को बीमारियों से बचाए कैसे। वो जब आप बचाएंगे तो फिर आपका तो फिर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। डॉक्टर राना जावेद असगर साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।